अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने 4.8 को कंप्लीट कर लिया था, तो आज हमारे पास फोर्थ चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, यानी कि 4.9। तो 4.9 बड़ी इजी एक्सरसाइज है क्योंकि इसमें टोटली सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और कॉन्सेप्ट सारे वही हैं जो हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो इसीलिए हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है, अ रॉकेट राइजेस 20 फीट इन द फर्स्ट सेकंड, 60 इन सेकंड एंड 100 feet in the third second. If it continues at this rate, how many feet will it rise in 20th second? तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। आपको क्लियरली एक सीक्वेंस दे दिया है। फर्स्ट सेकंड में 20, सेकंड में 60, थर्ड में 100 एंड अप सो ऑन। आपने फाइंड करना है कि 20 सेकंड में कितना होगा। तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि ये हमारे पास एक एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो हम A20 का फॉर्मूला लिखेंगे जो कि इक्वल होता है हमारे पास A1 प्लस 19D, यानी कि 20 प्लस 19 इंटू 40, और यूँ हमारे पास आंसर आ जाएगा 780। तो 780 फीट जो है वो रॉकेट करेगा, राइज करेगा इन 20th सेकेंड में। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। कहता है, ऑन द रिजल्ट डिक्लेरेशन डे द स्कूल वांट्स टू इनवाइट पेरेंट्स एज वेल एज स्टूडेंट्स। ऑडिटोरियम हैज 21 सीट्स इन द फर्स्ट रो। एक ऑडिटोरियम है और उसमें उन्होंने इनवाइट करना है, और उस ऑडिटोरियम की फर्स्ट सीट में 21, फर्स्ट रो में 21 सीट्स हैं, और एंड ईच ऑफ द अदर रो हैज़ वन मोर देन। तो फर्स्ट में अगर 21 है तो सेकंड में 22, फिर 23 और चलता जाएगा। एंड देर आर 30 रोज, और टोटल रोज कितनी है, यानी कि एन यहाँ पे आ जाएगा 30। इफ दे एंटिसिपेट दैट 1200 पीपल विल कम, यानी कि उनकी एस्टिमेशन है कि 1200 लोगों ने आना है। विल देयर बी अ सीट फॉर एवरीवन, क्या सबके लिए एक सीट होगी? तो कैसे पता चलेगा? अगर तो सीट्स की तादाद 1200 या इससे ज़्यादा हुई तो फिर तो कंफर्म है सबके लिए सीट होगी। लेकिन अगर सीट्स ही 900 हुई या 1000 हुई या 1100 हुई तो सबके लिए एक एक सीट मुश्किल है। तो ये चीज़ आपने बतानी है कि क्या सबके बैठने के लिए एक जगह है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखें, आपको ये पता होना चाहिए कि पूरे ऑडिटोरियम में कितनी सीट्स हैं। यानी कि पूरे ऑडिटोरियम में कितनी सीट्स कब पता चलेगा? जब ये पता चलेगा कि टोटल ओवरऑल 30 रोज में टोटल कितनी सीट्स हैं। तो आप यहाँ पे ये देखना है कि S30 का फॉर्मूला तो है, लेकिन अर्थमेटिक का या ज्योमेट्रिक का। तो ऑब्वियसली बात है कि डिफरेंस सेम है, तो अर्थमेटिक का फॉर्मूला SN क्या होता है? N/2 2A1 प्लस N-1 इंटू डी। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो S30 किसके इक्वल हो जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 30 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू A1 फर्स्ट रो में कितनी है 21, प्लस N-1 30 माइनस 1 29, और डी का मतलब डिफरेंस। तो इस तमाम वैल्यू को अगर आप कैलकुलेटर में लिखें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1065। अच्छा देखें, आप लोगों ने कितने आना है 1200, और सीट्स कितनी है 1065। तो इसका मतलब सीट्स आर नॉट इनफ। सीट्स जो हैं वो काफ़ी नहीं है, सबके बैठने के लिए जगह नहीं है, और यही चीज़ तो आपने फाइंड करनी थी। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है, माजिद रिटायर्ड आफ्टर 30 ईयर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। माजिद 30 साल की मुलाजमत के बाद रिटायर हुआ। इफ हिज सैलरी वाज 4500 इन द फर्स्ट ईयर, उसकी सैलरी जो थी 4500 थी फर्स्ट ईयर में। एंड ही रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 820, हर साल उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट होता था 820 का। तो नेक्स्ट ईयर कितनी हो जाएगी? 4500 प्लस 820, यानी कि आ जाएगा आपके पास 5320। उससे नेक्स्ट ईयर कितनी होगी? 5320 प्लस मजीद इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा कितना? 5320 में 820 का मजीद हो जाएगा, तो वो आपके पास कितना आ जाएगा फिर 6140। और यूं ये जो स्टेप है वो चलता रहता कब तक? 30 ईयर्स, यानी कि फॉर एन इज इक्वल टू 30 सालों तक उसकी ये सैलरी इंक्रीज होती रही। आपको क्या कहते हैं, वट वॉज हिज टोटल सैलरी आफ्टर 30 ईयर्स? टोटल सैलरी उसकी कितनी होगी, यानी कि आपने बताना है अगेन S30 क्या है। तो क्योंकि ये अगेन एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है, तो S30 का फॉर्मूला लिखेंगे 30 डिवाइडेड बाई 2, 2A1 प्लस N-1, यानी कि N- तो 30 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 29 इंटू डी। वैल्यूज पुट करते हैं, 30 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू A1 4500 प्लस 29 डी डिफरेंस 820 है। पूरी वैल्यू को लिखते हैं इकट्ठा कैलकुलेटर में, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 491700। तो ये उसकी टोटल सैलरी थी आफ्टर 30 ईयर्स।
उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। कहता है यू सेव ₹1 इन द फर्स्ट डे, देन ईच डे देयर आफ्टर सेव डबल द अमाउंट यू सेव द डे बिफोर। यानी कि पहले दिन आपने जो अमाउंट सेव किया वो ₹1 है, उससे नेक्स्ट डे डबल 2, फिर उससे डबल 4, फिर उससे डबल 8 और करते गए। आगे कहता है फाइंड द अमाउंट यू शुड सेव इन द 20th डे ऑफ योर प्लान। आपने बताना है कि 20th डे में आप कितना सेव करेंगे। अब ये जो सीक्वेंस है ये ज्योमेट्रिक है, तो ज्योमेट्रिक की A20 टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A1R⁻99। A1 का मतलब 1, R का मतलब है 2, तो 2⁻19। तो यहाँ पे अगर हम देखें 2⁻19 तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 544252, सॉरी इसको ठीक कर लें, आ जाएगा आपके पास आंसर 524288। तो ये वो अमाउंट है जो आपको 20th डे पे सेव करनी पड़ेगी। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/5 ऑफ द एयर फ्रॉम अ सील्ड कंटेनर ऑन ईच स्ट्रोक ऑफ इट्स पिस्टन, व्हाट परसेंट ऑफ द एयर रिमेन्स आफ्टर 5 स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन। अच्छा क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। कहता है कि इनिशियल एयर जितनी भी है, सपोज कर लेते हैं कि वो जो इनिशियल एयर है वो लेट्स सपोज हमारे पास है 100%। 100% का मतलब 1, ये हमने लेट कर दिया। तो एयर रिमूव कर देगा वो 1/5, तो रिमेनिंग कितनी हो जाएगी, क्योंकि आपने उसने बताना, उसने पूछा रिमेन्स, तो हम क्या लिखेंगे कि एयर रिमेन्स आफ्टर फर्स्ट स्ट्रोक। तो देखें एयर अगर 1/5 रिमूव हो जाती है तो टोटल है हमारे पास 1, उसमें से 1/5 को रिमूव कर देते हैं तो कितनी रह जाएगी 4/5। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4/5। यानी कि अगर वो पंप जो है वो 1/5 एयर को रिमूव कर देता है तो ओवरऑल एयर बच जाती है आपके पास 4/5। अच्छा सेकेंड स्ट्रोक की अगर हम बात करें तो एयर रिमेन्स आफ्टर सेकेंड स्ट्रोक, तो सेकेंड स्ट्रोक में भी अगेन 1/5 रहेगा। किसका 1/5, ओरिजिनल का। तो ये है 4/5 जो ओरिजिनल है, और उसका मजीद 1 4/5 रह जाएगा, यानी कि आपके पास रह जाएगा 4/5 का स्क्वायर। तो एयर रिमेन आफ्टर फर्स्ट स्ट्रोक इज 4/5, आफ्टर सेकेंड स्ट्रोक जब हम देखेंगे तो वो बन जाएगा 4/5 का स्क्वायर। सेम इसी तरह हमने कितने स्ट्रोक्स अप्लाई करने हैं, 5 स्ट्रोक्स। हम देखेंगे कि आफ्टर 5 स्ट्रोक्स, यानी कि हम लिखेंगे एयर रिमेन्स आफ्टर 5 स्ट्रोक्स, तो 5 स्ट्रोक्स के बाद हमारे पास बन जाएगा 4/5 की पावर 5, जो कि होता है हमारे पास 0.328। अब हमने परसेंट बतानी है कि कितने परसेंट बचा है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 32.8%। सो आफ्टर फिफ्थ स्ट्रोक आपके पास जो एयर रिमेन रह जाएगी वो कितनी हो जाएगी 32.8, और अप्रॉक्सीमेटली 68.2% जो है वो रिमूव हो जाएगी। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और भी हैं इस एक्सरसाइज में, तो इसलिए पहले मैं आपको समझाऊंगा इसके पीछे कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद हम चलेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। देखें कहता है असलम बोरोज ₹20,000 एट 11% इंटरेस्ट रेट कंपाउंडेड एनुअली, if he pays off the loan in full at the end of 4 years, how much does he pay। यानी कि 4 साल बाद उसने लोन रिटर्न करना है, तो बताएं कितना रिटर्न करेगा वो ओवरऑल पेमेंट। देखें तो सपोज करते हैं कि आप एक बैंक में जाते हैं और आप उनसे जो अमाउंट लेते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, उससे हम पी कह देते हैं, और आप उनसे ये एग्री करते हैं कि R% इंटरेस्ट पे आप उन्हें वापस भी करेंगे। तो अगर आप अमाउंट 1 साल बाद वापस करते हैं तो आप टोटल कितनी वापस करेंगे, प्रिंसिपल प्लस R% ऑफ प्रिंसिपल। यानी कि सपोज आपने अगर उनसे 50 रुपये लिए तो आप टोटल अमाउंट वापस करेंगे 50 प्लस, और इंटरेस्ट जो है वो आपने 3% का, तो 50 प्लस 3/100 इंटू 50, ये आप उन्हें रिटर्न करना पड़ेगा। सेम इसी तरह अगर आप उनसे प्रिंसिपल अमाउंट पी इंटरेस्ट लेते हैं एट R%, तो आप उसे क्या करेंगे, इतना वापस करेंगे P प्लस R/100 इंटू पी। यानी कि इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ, P अगर मैं दोनों में कॉमन ले लूँ बाकी रह जाएगा 1 प्लस R/100। ये है अगर आप 1 साल बाद वापस करते हैं। अगर आप 2 साल बाद वापस करते हैं, 2 ईयर्स के बाद, तो फिर अब इस पूरी प्रिंसिपल अमाउंट को मैं क्या देता हूँ कि ये P1 है, तो सेकेंड ईयर के बाद मजीद ऐड हो जाएगा R%, लेकिन वो जो ऐड होगा वो P में नहीं होगा बल्कि वो P1 में होगा। यानी कि ये इक्वल हो जाएगा P1 प्लस R/100 इंटू P1। यानी कि अब मैं P1 कॉमन लूंगा तो बाकी रह जाएगा 1 प्लस R/100, और P1 देखें ऑलरेडी किसके इक्वल है इसमें, तो इसकी जगह में क्या आ जाएगा, देखें P के 1 की जगह
नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं। तो P1 की जगह मैं लिख सकता हूँ फिर, तो इस P1 की जगह मैं इसकी ओरिजिनल वैल्यू लिखूंगा 1 प्लस आर ओवर 100 और इंटू 1 प्लस आर ओवर 100, वो जो सेकंड में है ऊपर वो हमारे पास आ जाएगा एज इट इज। यानी कि टोटल अमाउंट हम पे करेंगे P इंटू 1 प्लस आर ओवर 100 का स्क्वायर। ये तब जब आप 2 साल बाद वापस करेंगे। सेम इसी तरह अगर आप 3 साल बाद वापस करेंगे तो यहाँ पे 2 की जगह 3 आ जाएगा। 4 ईयर्स के बाद वापस करेंगे तो पावर में 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी ये सिनेरियो कुछ ऐसा ही है। तो अगर ये एग्जांपल समझ आ गई है तो ये क्वेश्चन और इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे बड़े इजीली सॉल्व हो जाएंगे। यानी कि क्वेश्चन अगर हम पढ़ें तो कहता है असलम जो है वो बोरो करता है ₹20,000, ये उसकी प्रिंसिपल अमाउंट है। तो आफ्टर 4 ईयर्स के बाद जो अमाउंट होगी वो हम डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे, यानी कि हम लिखेंगे अमाउंट आफ्टर 4 ईयर्स। प्रिंसिपल अमाउंट उसकी कितनी है 20,000, और अब वो इंटरेस्ट कितना ले रहा है 1 प्लस 11%, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 11 ओवर 100, और वो कितने साल के लिए ले रहा है एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स, तो इसकी पावर में आ जाएगा हमारे पास 4, और इसको कैलकुलेटर में लिखेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो आंसर आता है डेट इज 30,361.4। तो इतनी पेमेंट वो वापस करेगा अगर उसने इंटरेस्ट जो है वो अमाउंट लिया हुआ है आफ्टर फॉर द पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो बिल्कुल सिमिलर उसी तरह जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है। फर्क यह है कि वो इंटरेस्ट का क्वेश्चन था, ये प्रॉपर्टी की वैल्यू का क्वेश्चन है। कहता है प्रॉपर्टी डीलर एस्टिमेट्स एट अ प्राइस ऑफ लैंड विल इंक्रीज इट्स वैल्यू एट द रेट ऑफ 10% ईच ईयर। हर साल जो उसका जो रेट है वो 10% के हिसाब से बढ़ रहा है। जैसे इंटरेस्ट बढ़ता था ना, जब हम आप प्रिंसिपल अमाउंट लेते थे तो इंटरेस्ट बढ़ता है 11%, 4%, तो इसी तरह जो प्राइस ऑफ लैंड है वो भी बढ़ रही है। इफ द ओरिजिनल वैल्यू इज 450,000, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू इन 8 ईयर्स। तो हम डायरेक्टली वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो भी हमने थोड़ी देर पहले ड्राइव किया था। यानी कि मैं उसके लिखूंगा टोटल अमाउंट, जो उसकी जो टोटल अमाउंट हो जाएगी कितनी होगी आफ्टर कितने ईयर्स के बाद 8 ईयर्स के बाद, तो वो हो जाएगी उसकी करंट ईयर यानी कि ₹450,000 इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट कितना है 10, तो 10 ओवर 100, और इसकी होल पावर कितनी है, कितने साल है आपके पास 8। और इस पूरी वैल्यू को भी हम कैलकुलेटर में लिखते हैं। तो आपके पास आंसर आ रहा है 964615। तो ये उसकी अमाउंट बन जाएगी आफ्टर 8 ईयर्स। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन वेट की तरफ। कहता है अ मैन डिपॉजिट्स इन द बैंक ₹2,000 द फर्स्ट ईयर, 4,000 इन द सेकंड, 8,000 इन द थर्ड एंड सो ऑन। यानी कि एक सीक्वेंस बता रहा है कि 2,000 पहले साल, और उसके बाद 4,000 दूसरे साल, फिर उसके बाद 8,000 तीसरे साल, और ये चलता रहता है। फाइंड द अमाउंट ही विल हैव डिपॉजिटेड इन द बैंक बाय द 5th ईयर। यानी कि 5 सालों में उसने बैंक में कितना पैसा जमा कर लिया होगा। यानी कि आपने यहाँ पे फाइंड करना है सम ऑफ 5 टर्म्स। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो अरिथमेटिक का होगा या ज्योमेट्रिक का, तो क्योंकि सीरीज ज्योमेट्रिक है तो ज्योमेट्रिक का होगा। ज्योमेट्रिक के एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है a1 r की पावर n-1 ओवर r-1। तो ये आ जाएगा हमारे पास a1 r की पावर 5-1 ओवर r-1। वैल्यूज पुट कर देंगे। a1 का मतलब 2000, r कॉमन रेशियो 2 की पावर 5-1 ओवर 2-1, तो यूं ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 62,000। सो वो 5वें साल तक टोटल अमाउंट जो बैंक में जमा करवाएगा वो कितनी होगी 62,000। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कहता है द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ कल्चर इंक्रीज ज्योमेट्रिकली। कि कल्चर में बैक्टीरिया की जो तादाद है वो ज्योमेट्रिकली बढ़ रही है फ्रॉम 16,000, यानी कि बैक्टीरिया की जो तादाद थी वो थी 16,000 इनिशियली। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर कुछ होगी, ए हो जाएगी, फिर बी, फिर सी, फिर डी। अच्छा 5 डेज, यानी कि 1 2 3 4 5 डेज के बाद जो उसकी थी वो कितनी हो गई हमारे पास 5 डेज के बाद वो हो गई 12-15,000, यानी कि डी की जगह फिर हमारे पास आ जाएगा 1215000। क्यों, ये है फर्स्ट डे, ये है सेकंड डे, ये है थर्ड डे, ये है फोर्थ डे, और ये है 5th डे। आपको कहता है डेली रेट ऑफ इंक्रीज बताएं। डेली रेट ऑफ इंक्रीज का मतलब आपने आर बताना है कि आर क्या है। अच्छा ज्योमेट्रिक की कॉमन रेशो कैसे फाइंड करते हैं वो हमें पता है। अच्छा ये जो 12 5 1500 है 1000 है, ये इस ज्योमेट्री की कौन सी टर्म है 5th टर्म। तो मैं लिखूंगा a5 इज इक्वल टू 1215000। a5 का फॉर्मूला हमें पता है a1 r रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1215000। a1 की वैल्यू भी मुझे पता है 16,000 r रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1215000। तो
तो ये 3 जीरो, तो 3 जीरो से हो गए कैंसिल। तो r की पावर 4 जो है वो इक्वल हो जाएगा 1215 डिवाइडेड बाय 16। तो अब यहाँ से मैं r कैसे फाइंड करूँगा, तो r आ जाएगा हमारे पास 1215 ओवर 16 और होल पावर आ जाएगी 1/4, यानी कि आपके पास अप्रोक्सीमेटली ये इक्वल हो जाएगा 2.95। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कहता है अ कार लोन इन द अमाउंट ऑफ ₹600,000 फ्रॉम द बैंक, इंटरेस्ट इज 9% कंपाउंडेड एनुअली एंड द एंटायर अमाउंट इज टू बी पेड आफ्टर 10 ईयर्स। अगेन इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन। तो हमें डायरेक्टली पता है प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, देखें 600,000। तो हम डायरेक्टली अमाउंट लिखते हैं कि जो अमाउंट होगी वो कितनी हो जाएगी, फिर प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि 600,000 इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब 9, तो ये आ जाएगा 9/100। पावर में ईयर्स आते हैं यानी कि कितने साल, 10 साल। तो ये सारी वैल्यू लिखते हैं कैलकुलेटर में। तो आपके पास फाइनल आंसर आ रहा है 1420418.205। तो ये वो अमाउंट है जो आपको पे करनी पड़ेगी आफ्टर 10 ईयर्स। के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कहते हैं जैन बॉट अ न्यू कार एंड गॉट पॉलिसी फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, ही विल पे ₹5,000 इन द फर्स्ट ईयर। के जैन जो है वो कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट देगा कितनी, पहले साल में 5,000, 6125, 6125 दूसरे साल, फिर उसके बाद 7250 तीसरे साल को करते करते वो कितने अरसा तक देगा, फॉर n इज इक्वल टू 10 ईयर्स। हाउ मच विल ही विल पे टू द इंश्योरेंस कंपनी फॉर व्हीकल, मतलब कि आपने ये बताना है कि वो 10 सालों में कितनी अमाउंट वापस करेगा। तो अब यहाँ पे देखें तो क्या ये अर्थमेटिक है, ये ज्योमेट्रिक है। तो 6125 माइनस 5000, तो उसका आंसर आ रहा है 1125। और अगर मैं सेकंड को 7250 माइनस 6125, तो आंसर आ रहा है 1125। तो ये एक अर्थमेटिक है जिसमें जो डिफरेंस है वो मेरे पास आ रहा है 1 1 2 एंड 5। तो अर्थमेटिक की 10 टर्म्स का जो सम होता है वो कैसे फाइंड करते हैं, n/2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, n की जगह 10, तो ये आ जाएगा 10/2 2 इंटू a1, a1 का मतलब है हमारे पास 5000 प्लस n माइनस 1, n था 10, तो 10 माइनस 1 यानी कि 9, और इंटू डी, डी है हमारे पास 1125। इस पूरी वैल्यू को लिखते हैं कैलकुलेटर में, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 100625। Question number 12. Naveed takes a vehicle from bank after paying down payment. He deposits ₹13,000 in the first month. अब यहाँ पे मंथली डिपॉजिट्स दे रहा है वो, पहले मंथ में कितना दे रहा है 13,000, नेक्स्ट मंथ में 14,500, उससे नेक्स्ट 16,000 इन द थर्ड एंड सो ऑन। फाइंड हाउ मच टोटल अमाउंट ही हैज टू डिपॉजिट इन द बैंक एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। 2 ईयर्स का मतलब क्या है कि n कितना है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर n इज इक्वल टू 24, क्योंकि मंथली वो डिपॉजिट्स दे रहे हैं। तो 2 सालों में 24 मंथ्स होते हैं। तो आपके पास आपने फाइंड करना है S24 जो कि इक्वल हो जाएगा, तो S24 का फॉर्मूला होगा 24 n/2, अर्थमेटिक है ना, तो n/2 2 इंटू a1, a1 का मतलब 13,000 प्लस n माइनस 1 यानी कि 24 माइनस 1 23, और डी, डी का मतलब डिफरेंस, तो कितना डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, तो 1500 का डिफरेंस आ रहा है। और इस तमाम वैल्यू को इकट्ठे लिखते हैं कैलकुलेटर पे, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 726,000। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। कहता है अ मैन बोरोज अ लोन ऑफ ₹1 million फॉर लीजिंग अ कार एंड एग्रीज टू रीपे विद अ टोटल 20 इंस्टॉलमेंट्स, यानी कि वो 10 लाख का लेता है लोन और फिर उसके बाद उसको रीपे करता है 20 इंस्टॉलमेंट्स में। ईच इंस्टॉलमेंट इज लेस देन द प्रीसीडिंग बाय ₹2000। व्हाट इज हिज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, यानी कि उसकी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो आपने बतानी है कितनी होगी। देखें, सपोज कर लिया कि उसकी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो A1 है, तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या होगी, A1 से 2001 लेस, यानी कि A1 माइनस 2000, उससे नेक्स्ट क्या होगी A1 माइनस 4000, और उसके बाद चलता रहेगा, और ये टोटल कितनी होगी, और n इज इक्वल टू 20 इंस्टॉलमेंट्स। लेकिन ये बात कन्फर्म है कि इन 20 इंस्टॉलमेंट्स का ओवरऑल जो है हमारे पास रिजल्ट वो कितना होना चाहिए, वो उतना जितना उन्होंने लिया है, लेकिन यानी कि ₹10 lakhs। यस 10 lakhs। अब आपने S20 को इसके इक्वल पुट करना है और यहाँ से A1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो S20 किसके इक्वल होगा, आपको पता है ये इक्वल होता है 20/2 2 इंटू A1, A1 का मतलब फर्स्ट टर्म नहीं पता, प्लस n माइनस 1 यानी कि
19 और इंटू डी, डी का मतलब डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब कितना है यहाँ पे, -2000 का डिफरेंस है यहाँ पे, एंड दिस ऑल इक्वल टू 1 मिलियन, एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे 20/10, तो ये टर्म कैंसिल हो गए, 10 रह जाएगा, ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2a1 माइनस 38,000 इज इक्वल टू 1 मिलियन डिवाइडेड बाई 10, वही जो वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा 100,000, 38,000 जो यहाँ पे माइनस हो रहा है दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो वहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2a1 इज इक्वल टू 100,000 प्लस 38,000, यानी कि ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 138,000, और लास्ट पे 2 जो कि वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यूँ हमारे पास आंसर आ जाएगा a1 इज इक्वल टू 138,000 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 69,000। तो उसकी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो कितनी हुई, 69,000। इसके बाद आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें वो कहता है सारा पेज हर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ₹8,000, इंश्योरेंस कंपनी को वो अपनी पहली इंस्टॉलमेंट देती है 8,000, ईच इंस्टॉलमेंट विल इंक्रीज बाय 5%। अब जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो 5% के इंक्रीज के बाद आएगी, यानी कि 8,000 प्लस 5% ऑफ 8,000, तो ये आपके पास बन जाता है 8,400, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। उसके बाद से जो इंस्टॉलमेंट है वो कितनी होगी, वो आ जाएगी आपके पास 8,400 प्लस 5% ऑफ 8,400, यानी कि वो आ जाएगी आपके पास 8,820, और ये चलता रहता है कब तक, फॉर n इज इक्वल टू 24। अच्छा, आप ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, क्योंकि जो रेशो है वो सेम है, कैसे सेम है, रेशो इक्वल है हमारे पास 8,400 डिवाइडेड बाय 8,000 विच इज इक्वल टू 1.05, सेम इसी तरह बाकी दो नंबर्स को भी डिवाइड करके देख लें। आपने फाइंड करना है कि 24 इंस्टॉलमेंट्स में वो कितनी पेमेंट वापस करेगी, यानी कि आपने यहाँ पे एक्चुअल में फाइंड करना है S24, और एस एन का फॉर्मूला जो होता है वो किसके इक्वल होता है, a1 r रेज टू द पावर n माइनस वन ओवर r माइनस वन। यहाँ पे क्या आ जाएगा, S24 इज इक्वल टू a1 का मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो कि है 8,000, r मतलब कॉमन रेशियो 1.0405 होल रेज टू द पावर n यानी कि 24 माइनस वन एंड होल रेज टू द पावर होल डिवाइडेड बाय 1.04 माइनस वन। इस पूरी वैल्यू को लिखते हैं कैलकुलेटर में, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 356016। तो ये वो टोटल अमाउंट है जो सारा पे करेगी इन 24 इंस्टॉलमेंट्स। तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर 4 है उसकी लास्ट एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई, और इसी के साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 4 भी क्या हो गया, कंप्लीट।